इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 भूगोल पाठ 2। पाठ का नाम है पृथ्वी और चंद्रमा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, आप आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखते हैं। सूर्य एवं तारे अपना आकार कभी नहीं बदलते हैं, जबकि चंद्रमा कभी रेखा की तरह, कभी अर्धवृत्ताकार, कभी पूर्ण वृत्ताकार रूप में और कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है। आइए इसके बारे में जानें। यहाँ पर समझ में आया क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम लोग आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखते हैं। सूर्य एवं तारे अपना आकार कभी नहीं बदलते, यानी सूर्य जैसा है उसी तरह हमेशा रहता है और तारे भी हमेशा उसी तरह रहता है। लेकिन चंद्रमा कभी कह रहा है कि रेखा जैसे दिखाई देता है और कभी अर्धवृत्ताकार जैसे दिखाई देता है, और कह रहा है कभी पूर्ण वृत्ताकार यानी पूरा गोला दिखाई देता है, और कभी कह रहा है कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता यानी गायब हो जाता है। ठीक है, यानी इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये जो लाल सा है ये क्या है? सूर्य है हमारा, और ये क्या है? पृथ्वी है, और ये हमारा क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चित्र में ये सूर्य का परिक्रमा कौन लगाता है? ये पृथ्वी लगाती है, और पृथ्वी का परिक्रमा कौन लगाता है? ये चंद्रमा लगाता है। ठीक है, इस चित्र में यही दिखाया गया है कि ये बीचों बीच क्या है? सूर्य है, और ये जो रेखा बनी हुई है कि ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चक्कर ये चंद्रमा लगाता है। ये देखिए ऐसे। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमता हुआ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। समझ में आया? यहाँ कह रहा है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और आगे कह रहा है, जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी अक्ष मतलब अपने अक्ष पर मतलब जहाँ पर है पृथ्वी, वह घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमता हुआ पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अभी हमने चित्र में बताया था कि यहाँ पे जैसे मान लो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। और यहाँ पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? ये पृथ्वी का। ठीक है, इसके पहले हमने बताया था। तो आगे देखते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी में अपना कोई प्रकाश नहीं होता, प्रकाश मतलब रोशनी, उसी प्रकार चंद्रमा में भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता। आया समझ में? कह रहा है कि जिस प्रकार पृथ्वी पर अपना कोई प्रकाश या रोशनी नहीं होता, उसी प्रकार चंद्रमा पर भी कोई प्रकाश या रोशनी नहीं होता। आगे देखते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। क्या कह रहा है कि ये जो चंद्रमा है ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है रात में। ठीक है, समझ में आया? फिर उसके आगे कह रहा है, यह सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर 1.25 सेकंड में पहुंचता है। यानी कह रहा है कि यह सूर्य के प्रकाश को, यह मतलब चंद्रमा, ठीक है, परावर्तित मतलब भेजता है हमारी पृथ्वी पर कितने समय लेता है? 1 मिनट 25 सेकंड। ठीक है, इसे हम चांदनी कहते हैं। रात के समय जब प्रकाश आता है चंद्रमा के द्वारा, तो वह प्रकाश कितने समय लेता है पृथ्वी पर आने में? 1 मिनट 25 सेकंड। आगे देखते हैं। इस चित्र को देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र। ठीक है, अंतरिक्ष मतलब आकाश से, आकाश से इस फोटो को खींचा गया है। आकाश से यह चंद्रमा ऐसे दिखाई देता है। आगे कह रहा है कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 आया समझ में? कह रहा है पृथ्वी का 1/4 भाग है। आगे देखते हैं। तारों की तुलना में यह हमारी पृथ्वी के नजदीक है, यानी तारे जो हम छोटे छोटे दिखाई देते हैं और चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है। तो क्या कह रहा है कि यह जो चंद्रमा है पृथ्वी के बहुत नजदीक है। किससे नजदीक है? इस तारों से। ठीक है, इसीलिए चंद्रमा तारों से बड़ा दिखाई। आगे देखते हैं। इस कारण यह हमें तारों की तुलना में बड़ा दिखाई देता है, यानी तारों से बड़ा दिखाई देता है। आपके मन में संभवतः प्रश्न उठ रहा होगा कि जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो क्या हम कभी उस पर जाकर रह सकते हैं? क्या कह रहा है कि हमारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो क्या हम वहां जाकर रह सकते हैं? तो आगे देखते हैं। आप ठीक सोच रहे हैं। कह रहा है कि आप ठीक सोचते हैं। रॉकेट के आविष्कार द्वारा मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच चुका है। यानी हमने सही प्रश्न किया या सही सोचा कि रॉकेट के आविष्कार होने के बाद मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच चुका, यानी जा चुका है। मानव ने चंद्रमा पर जाकर देखा कि चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है, यानी चंद्रमा पर जीवन जीने के अनुकूल नहीं है। आगे कह रहा है कि यहाँ ना
पानी है और न वायु है। ठीक है, वायु मतलब क्या होता है? हवा। इस कारण यहाँ जीवन संभव नहीं, यानी इस कारण, किस कारण? यहाँ पे चंद्रमा पर पानी और वायु, वायु मतलब हवा या ऑक्सीजन नहीं है, इस कारण यहाँ पर रहना संभव नहीं है, यानी जीवन संभव नहीं है। और कह रहा है आगे, चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, यानी चंद्रमा के सतह पर, यानी वहां पे क्या है? पर्वत हैं और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। फिर कह रहा है जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, यानी जिस दिन चंद्रमा पूर्ण वृत्त के रूप में दिखाई देता है, उस दिन आप चंद्रमा पर इन पर्वत, मैदान और गड्ढों की छाया को देख सकते हैं। कह रहा है कि जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, उस दिन हम उसके ऊपर पर्वत, मैदान और गड्ढों की छाया देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा चंद्रमा में धब्बे की सी आकृति दिखाई देती है, यानी हमने जब पूरा चंद्रमा होता है तो हमने देखा है रात में कि उसमें क्या है? धब्बे की सी आकृति दिखाई देती है। यह धब्बे की सी आकृति उसी छाया का रूप है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चंद्रमा अपने अक्ष पर निरंतर घूमता रहता है तो उसमें दिखने वाले धब्बे की आकृति एक सी कैसे बनी रहती है? क्या आप चंद्रमा का चारों तरफ एक सा ही स्वरूप है, या हम केवल चंद्रमा का कोई एक भाग ही देख पाते हैं? यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब हम सोच रहे हैं कि जब चंद्रमा अपने अक्ष पर, यानी अपने ही जगह पर निरंतर घूमता रहता है तो उसमें दिखने वाले धब्बे की आकृति एक सी, यानी एक जैसी बनी, यानी एक जैसी कैसे बनी रहती है? क्या चंद्रमा का चारों तरफ एक सा ही स्वरूप है, या हम केवल चंद्रमा का कोई एक भाग ही देख पाते हैं? यानी जब चंद्रमा घूमता रहता है तो क्या हम उसका एक ही भाग देखते हैं या उसका पूरा भाग देखते हैं? समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए चित्र में नील आर्मस्ट्रांग, ये कौन है? वैज्ञानिक है जो सबसे पहले चंद्रमा पर गए हैं। इनके बारे में जानते हैं। 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने के नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। समझ में आया? कह रहा है कि 20 जुलाई 1969 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका के रहने वाले नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, ये दो व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। ये अपोलो द्वितीय नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए थे। जिस यान से गए थे, ठीक है, उसका क्या नाम था? अपोलो द्वितीय नामक अंतरिक्ष यान। आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है इन्हें भी जानिए, यानी कह रहा है राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। आपने 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज टी द्वितीय से अंतरिक्ष की यात्रा की। क्या कह रहा है कि राकेश शर्मा जो थे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय, यानी अपने भारत के निवासी थे, जो 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष यान, रूस के अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? सोयूज टी द्वितीय से अंतरिक्ष यात्रा की। आइए करके देखते हैं। कह रहा है कि आइए करके देखते हैं, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक बड़ी बोतल लीजिए, इस पर एक लेबल लगा हो। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? बड़ी बोतल है, इसमें क्या है? लेबल लगा हुआ है। इस लेबल लगी बोतल को चंद्रमा मान लीजिए। क्या कह रहा है कि जो बोतल लोगे उसको क्या मानना है? चंद्रमा। अब एक गेंद को पृथ्वी मानकर बोतल को गेंद के चारों ओर या चारों तरफ इस तरह घुमाएं कि इसका लेबल हमेशा गेंद की तरफ रहे। तो क्या कह रहा है कि एक बोतल लीजिए और उसके बीच में क्या है? गेंद रख दीजिए। फिर उसको क्या कह रहा है कि बोतल को घुमाइए, ऐसे घुमाइए कि उसका जो लेबल है गेंद की तरफ ही रहे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि बोतल का लेबल गेंद की तरफ रखने के लिए आपको बोतल को बराबर घुमाना पड़ेगा, यानी जैसे जैसे गेंद के चारों तरफ घुमाएंगे तो क्या होगा कि बोतल को भी घुमाना होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो लेबल है गेंद की तरफ रखने के लिए। ठीक है, बोतल का इस प्रकार एक बार घूमना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के समय एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समान ही है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बोतल का इस प्रकार, यानी जैसे ही गेंद की तरफ घुमाओगे तो क्या है? लेबल को गेंद की तरफ रखने के लिए बोतल भी अपने जगह पर घूमेगी। ठीक है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा, यानी इस बॉल की परिक्रमा एक बार अपने अक्ष पर घूमने के समय लेगा। आगे देखते हैं। कह रहा है अब आपकी समझ में आ गया होगा कि चंद्रमा अपने अक्ष पर जितनी देर में एक चक्कर लगाता है उतनी ही देर में वह पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा करता है। आया समझ में? यहाँ पे कह रहा है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि चंद्रमा अपने अक्ष पर जितनी देर में एक चक्कर लगाता है उतनी ही देर में
वह पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा करता है, जिसके कारण पृथ्वी पर चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का एक से धब्बे की आकृति वाला भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा की कलाएं कह रहा है, आपको प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार व रूप दिखाई देते हैं। यह एक पतली सी कोर से लेकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू करता है, घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू हो करता है। यहाँ पर कह रहा है कि आपको प्रतिदिन चंद्रमा क्या करता है, अलग अलग आकार या आकृति का दिखाई देता है। यह एक पतली सी कोर मतलब ऐसे होता है, पतली से कह रहा है हर रात यानी हर रोज की रात होते होते वो क्या अपना आकार बदलता रहता है। इसके बाद यह फिर बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम चलता रहता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, उस रात को पूरे चांद की रात पूर्णिमा कहते हैं। समझ में आया? कह रहा है कि जिस रात थाली सा यानी पूरा गोला दिखाई देता है, उस रात को पूरे चांद की रात या पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उस रात को बिना चांद की रात या अमावस्या कहते हैं। समझ में आया? कह रहा है कि जिस दिन पूरा चंद्रमा गोला दिखाई देता है, उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा होता है, और जिस दिन गायब हो जाता है उस दिन को क्या कहते हैं, अमावस्या। ठीक है, पूर्णिमा को और क्या नाम से जानते हैं, पूरे चांद की रात। समझ में आया? और अमावस्या को और क्या नाम से जानते हैं, बिना चांद की रात। आगे देखते हैं। एक मास में एक पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है, यानी एक महीने में कह रहा है, एक महीने में क्या, एक पूर्णिमा होता है और एक अमावस्या होता है। समझ में आया? एक महीने में एक पूर्णिमा होता है और एक अमावस्या होता है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। आया समझ में? क्या कह रहा है, चंद्रमा की कलाएं क्या होती है, कह रहा है चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। आप भी कीजिए, यानी आप भी करके देखिए। पहला कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं यानी अपने द्वारा विभिन्न रातों में देखे गए चंद्रमा के आकार के चित्र बनाइए। दूसरा पर कह रहा है, स्वयं द्वारा बनाए यानी अपने द्वारा बनाए गए चित्रों का मिलान चित्र 2.5 में चंद्रमा के प्रकाशित भागों से कीजिए। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र दिखाया गया है ना, कह रहा है इसी तरह अपनी अभ्यास पुस्तिका में चित्र बनाना है और फिर इससे मिलान करना है कि सही बना है चित्र या गलत बना है। तो आगे देखते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं। अब आगे है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो इनके बारे में नंबर से जानते हैं। कह रहा है, कभी कभी आपने अपने दादा दादी मम्मी पापा के मुख से सुना होगा, मुख मतलब मुंह से सुना होगा कि ग्रहण पड़ने वाला है। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि कभी कभी आपने अपने दादा दादी मम्मी पापा के मुख यानी मुंह से सुना होगा कि ग्रहण पड़ रहे हैं या ग्रहण लगने वाला है। तो कभी सूर्य ग्रहण तो कभी चंद्र ग्रहण, यानी कभी सूर्य ग्रहण है लग रहा है तो कभी चंद्र ग्रहण, यह सुना होगा। लेकिन ग्रहण क्या है, इसमें क्या होता है, यह जानने की इच्छा आपको जरूर हुई होगी। यानी कह रहा है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या है, इसे जानने की इच्छा होगी, जरूर हुई होगी। तो देखते हैं, पुराने समय में अपने देश भारत में सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के विषय में माना जाता था कि राहु और केतु नाम के दो राक्षस समय समय पर सूर्य या चंद्रमा को निगल लेते हैं, लेकिन यह बात सही नहीं है। ठीक है, आज से लगभग 1600 वर्ष पहले हमारे देश के खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने इस मान्यता का खंडन कर दिया, यानी इसको गलत बता दिया। ग्रहण का सही कारण बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पृथ्वी और चंद्रमा की छायाओं के कारण होते हैं। आया समझ में? कह रहा है कि बहुत पहले हमारे भारत देश में यह मान्यता था कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता था तो कहते थे राहु और केतु दो नाम क्या हैं, राक्षस थे, जो समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते थे, यानी निगल मतलब खा लेते थे। लेकिन आज से लगभग 1600 वर्ष पहले हमारे देश में एक खगोल शास्त्री हुए, यानी वैज्ञानिक हुए, जो जिनका नाम आर्यभट्ट था। इन्होंने यह बात की खंडन यानी इस बात को गलत साबित किया और कहा कि ग्रहण का सही कारण बताया। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी और चंद्रमा की छायाओं के कारण होते हैं। कह रहा है, आइए करके देखें छाया कैसे बनती है। यहाँ पर कह रहा है, पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। क्या कह रहा है, समझ में आया? कह रहा है, पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में
चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इस अवधि को यानी इस समय को चंद्रमास कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक यानी बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कह रहा है, समझ में आया क्या कह रहा है? कह रहा है अमावस्या के दिन से पूर्णिमा तक बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहते हैं। कह रहा है कि आप सूर्य के प्रकाश में खड़े होकर देखिए, क्या आपकी छाया पृथ्वी पर बन रही है? दूसरा नंबर कह रहा है दोपहर और शाम के समय बनने वाली अपनी छाया में अंतर को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। इन दोनों नियमों को करके देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है तीसरा नंबर पर कह रहा है बल्ब की रोशनी में भी अपनी छाया का बनना देखिए, अपने हाथ को इधर उधर चलाकर नाचती छाया देखिए, ठीक है। ऐसा करके देखने को कह रहा है। अगला है आपने देखा कि कह रहा है कि आपने जो ऊपर बताए गए बातों को किया है तो उसमें क्या हुआ? कह रहा है पहला नंबर किया तो छाया तभी बनती है जब प्रकाश होता है। फिर दूसरा नंबर जब किया तो कह रहा है छाया सदैव प्रकाश के आने की दिशा से उल्टी दिशा में बनती है। और जब तीसरा नंबर आपने किया तो कह रहा है छाया सदैव अपारदर्शी, यानी अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार न देखा जा सके वस्तुओं की बनती है, ठीक है। कह रहा है कि छाया उसकी बनती है जिसके आर पार देखा ना जा सके, यानी वह अपारदर्शी हो। फिर आगे कह रहा है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के चित्र को देखिए, आप पृथ्वी या चंद्रमा की छाया की तुलना अपनी छाया से कीजिए। क्या कह रहा है कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के चित्र को देखिए, आप पृथ्वी या चंद्रमा की छाया की तुलना अपनी छाया से कीजिए, यानी जो करके देखे हैं उससे देखिए। तो आगे कह रहा है सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी की सतह के बीच में आपके खड़े हो जाने से सूर्य का प्रकाश उस स्थान पर पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचता और धुंधली काली सी छाया बनती है। समझ में आया क्या कह रहा है? कह रहा है सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी की सतह के बीच में आपके खड़े हो जाने से सूर्य का प्रकाश उस स्थान पर पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचता और वह कैसा दिखाई देता है? धुंधली काली सी छाया बनती है। आगे देखते हैं। कह रहा है इस प्रकार जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। समझ में आया क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो यहाँ पर देखते हैं कैसे। कह रहा है कि यह पृथ्वी है, ठीक है, और यह क्या है? सूर्य है। समझ में आया? ये क्या है? सूर्य है और ये पृथ्वी है। जब इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा, ठीक है। ये क्या है? चंद्रमा। समझ में आया? तो यहाँ यही कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण पड़ता है। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है तब यहाँ पर देखिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ पे समझना है। कह रहा है कि यहाँ पे सूर्य हो, ठीक है, ये देखिए ये सूर्य का चित्र है, एक प्रकार से मान लो ये सूर्य है और इधर क्या है? यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है, और बीच में पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण। यहाँ पर क्या कह रहा है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए यह सूर्य है और यह चंद्रमा है, बीच में पृथ्वी है। जब बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है पृथ्वी, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही होता है। आया समझ में क्या कह रहा है? कह रहा है कि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब पूर्णिमा यानी चंद्रमा पूरा होता है। जिस दिन चंद्रमा पूरा होता है उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है और जिस दिन अमावस्या होता है यानी चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस दिन अमावस्या यानी सूर्य ग्रहण पड़ता है। आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों की राय है कि सूर्य ग्रहण को देखना आंखों के लिए हानिकारक है। क्या कह रहा है कि जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तो उसको देखना आंखों के लिए बहुत हानिकारक होता है। आइए करके जानें। दोपहर के समय सूर्य की किरणें हमारे सिर के ऊपर लंबवत पड़ती हैं, इस कारण छाया छोटी बनती है, जबकि सुबह और शाम के समय सूर्य की किरणें हम पर तिरछी पड़ती है, इस कारण छाया बड़ी बनती है। देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ये चित्र है। कह रहा है चंद्र ग्रहण की स्थिति या सूर्य ग्रहण की स्थिति। ज्वार भाटा, यहाँ पर देखिए ज्वार और ये भाटा का चित्र है।
तो इनके बारे में आगे देख पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है और भी जानिए, यानी और जानिए। पहला नंबर है मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। क्या है, कह रहा है मानव मतलब मनुष्य के द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, इन्हें हम मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। दूसरा नंबर क्या है, चंद्रमा को पृथ्वी का भाग ही कहा जाता है जो ग्रहों के निर्माण के समय पृथ्वी से अलग हो गया था। आया समझ में, कह रहा है दूसरा नंबर कह रहा है कि चंद्रमा को पृथ्वी का भाग ही कहा जाता है, यानी जो चंद्रमा है पृथ्वी का ही भाग है जो ग्रहों के निर्माण के समय पृथ्वी से अलग हो गया है। अलग मतलब टूट के अलग हो गया था। तीसरा नंबर कह रहा है कि कहीं कहीं ज्वारी लहरें समुद्र जल से 15 मीटर तक ऊंची उठती हैं। समझ में आया। यहाँ पर ज्वार व भाटा कह रहा है कि जब समुद्र में, ज्वार किसे कहते हैं, जब समुद्र का जल लहरों के कारण समुद्र का जल ऊपर उठता है तो उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। समझ में आया, ज्वार किसे कहते हैं, जब समुद्र का जल लहरों के कारण या हवाओं के कारण समुद्र का जल ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब समुद्र का जल नीचे आता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। ठीक है, यानी समुद्र में जब जल बराबर बहता रहता है या बराबर रहता है तो उसे हम भाटा कहते हैं उस स्थिति को, और जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कहीं कहीं ज्वारी लहरें समुद्र जल से 15 मीटर तक ऊंची उठती हैं, यानी लहरों, समुद्र की लहर जब ऊपर उठती हैं तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब बराबर रहता है जल समुद्र का तो उसे भाटा कहते हैं। अगला नंबर कह रहा है समुद्र तटीय स्थानों पर ज्वारी लहरों का ऊर्जा के स्रोत के रूप में बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्या कह रहा है समुद्र तटीय स्थानों पर ज्वारी लहरों का ऊर्जा के स्रोत के रूप में बिजली उत्पन्न यानी बिजली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इस पाठ का शब्दावली देखते हैं। कह रहा है परावर्तन। परावर्तन मतलब क्या होता है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना। परावर्तन मतलब क्या होता है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना। आविष्कार मतलब क्या होता है, खोज। पखवाड़ा मतलब क्या होता है, 15 दिनों की अवधि जिसे पक्ष भी कहते हैं। पखवाड़ा का अर्थ क्या है, पखवाड़ा का मतलब 15 दिनों की अवधि या जिसे पक्ष भी कहते हैं। आकर्षण का मतलब क्या होता है, अपनी ओर खींचना या खिंचाव। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।